जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य हिंदी का। यह हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं हिंदी विषय से, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो अगर आप उसमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? से है, यर लव, क्षत्रिय, त्रय, अज्ञ और श्रेय, या च छ जय झय। देखो च छ जय और झय ये सभी के सभी जो हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और साथ ही साथ ये तालव्य ध्वनियाँ भी कहलाती हैं, ये तालु ध्वनियाँ कहते हैं जिन्हें। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि बड़ी छोटी च का पूरा वर्ग य और बड़े वाला श, ये सभी के सभी जो हैं वे तालव्य ध्वनियां हैं यानी तालु ध्वनियां हैं। तो पिछली वीडियो को भी ध्यान से देखे समझे। हर वीडियो में मैंने टॉप प्रश्नों को रखा है तो इसलिए उन्हें देखना बहुत जरूरी है। देखते रहें और सीखते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बात करें अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय की, तो ये सभी के सभी जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं। क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। बात करें श और है की, ये सभी के सभी जो हैं वे ऊष्म व्यंजन हैं या इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इनमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो है ये रे लव, ये सभी के सभी जो पूरा युग्म है यह अंतस्थ व्यंजन का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 पर यति होता है? वीर, सोरठा, गीतिका या छप्य? तो जिस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तो वह छंद है गीतिका छंद, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गीतिका छंद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, यानी घात का जो विलोम होता है वो प्रतिघात होता है क्या? प्रसारण का संकुचन होता है क्या? शाश्वत का सदैव होता है या फिर खग का मृग होता है? तो अगर असंगत यानी गलत विलोम शब्द की बात की जाए तो घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात, ये बिल्कुल सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। खग का मृग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बट शाश्वत का विलोम शब्द सदैव नहीं होता। पूछा यही गया है कि कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौन सा? तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? ठीक है, स्थान या स्थिति से कर लेना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अच्युत, अटूट, अटल या अदय? तो जो अपने स्थान और स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द है वो है अच्युत, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। ना टूटने वाले के लिए एक शब्द होता है अटूट। क्या होता है? अटूट। जो अपनी बात से ना टले उसके लिए एक शब्द होता है अटल, और जो दिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अदय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूज्यनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, या इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है माता पिता पूज्यनीय है। पूज्यनीय नहीं होता, वो होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या? वो है हमारा दूसरा ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज या संकर? तो छायादार जिस शब्द का उदाहरण है वो है संकर, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा ही हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने हों वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल गाड़ी, तो यानी रेल और गाड़ी, रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, तो वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर गरीब समूह मिठास, जवानी खटास पुस्तक गंगा,
रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, या धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं। तो जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वीरता, थकान, ये सभी शब्द जो होते हैं वे भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वो है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के बने शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, या सुगंधित होना। देखो, गूलर का जो फूल होता है वो बहुत ही कम दिखता है, तो इसलिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। आपादान, करण, संप्रदान, या कर्ता। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में जो कारक है वो है संप्रदान कारक। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है। ये आपको याद रखना है। इस कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को या के लिए। क्या होता है? को या के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव की, विभाव की, संचारी भाव की, या स्थायी भाव की? तो जिस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है वो है स्थायी भाव। यानी इसकी परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है और स्थायी भाव की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 9, क्योंकि रस जो है वो 9 माने गए हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो मानी है 8। किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है? तो वो माना है शांत रस को। ठीक है, भरत मुनि ने रस नहीं माना है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पूछा था इस प्रश्न को। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विंद, द्विगु, अव्ययी भाव, या तत्पुरुष? तो तिरंगा शब्द में जो समास है वो है द्विगु समास। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उस संख्या से किसी समूह का बोध होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगर यहाँ बहुव्रीहि ऑप्शन होता तो मैं उस पर टिक लगाता, क्योंकि वजह है उसकी। वजह यह है कि जो किसी एक विशेष अर्थ की तरफ प्रकट करे उसे हम बहुव्रीहि समास बताएंगे। क्योंकि देखो, तिरंगा 3 रंगों वाला तो वो हमारा झंडा है, हम अपने झंडे को तिरंगा बोलते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्विगु समास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, या सूरत? तो जिस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है वो है वाराणसी। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो, वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? काशी। ठीक है, तो काशी का वाराणसी की भाषा या क्षेत्रीय भाषा का नाम है। काशी के नाम पर ही इस भाषा का नाम काशी का पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जूही की कली कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत? तो जूही की कली जो कविता है उसके जो रचयिता हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। इनकी जो दूसरी रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वे हैं अनामिका, परिमल, गीतिका। ठीक है, ये सभी जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया जो है वो चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह स्वयं सफल होगा। राजकुमार ने भाइयों को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें से जो मिश्र वाक्य है वह है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तीसरा। और क्यों सही है? क्योंकि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, यानी मैंने जो बात कही है वह दूसरे सेंटेंस के बगैर अधूरी है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है। अब बस अगर मैंने इतना बोल दिया तो ये कोई पूरा वाक्य होगा? नहीं, क्योंकि हमें कुछ और वाक्य की भी जरूरत है। तो जो इसे पूरा करता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है।
ठीक है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो यानी उसके बगैर वो पूरा ना हो तो वहां मिश्र वाक्य होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द युग्म के सही अर्थ वेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद इन दोनों वर्डों का यानी शब्दों का सही अर्थ हमें बताना है। कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल या बादल समुद्र। देखो, अंबुज का जो सही अर्थ है वो है कमल और अंबुद का जो सही अर्थ है वो है बादल। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। अंबुज और अंबुद का जो सही अर्थ होगा वो होगा कमल और बादल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक या कोष्ठक? भाई जैसे मैंने लिख दिया कि धन और दौलत, ठीक है, दौलत, तो दौलत और धन के बीच में जो चिन्ह लगेगा वह कौन सा चिन्ह होगा? तो वह होगा योजक चिन्ह। ये छोटा सा डैश जो लगता है ना, ये योजक चिन्ह होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पाहन, उपल, पाषाण या उरग? तो देखो, इनमें से पाहन, उपल और पाषाण ये तीनों ही पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन उरग जो है वो सर्प यानी सांप का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? यानी परिमाण जिसको हम माप सकते हैं, मापना यानी मापना, संख्या नहीं परिमाण। क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से वर्ड हैं? वो है बहुत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल या अत्यंत। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। पर जिनसे हम माप सकते हैं, बहुत यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा यानी कम। तो ये ऐसे वर्ड, अत्यंत, अत्यंत मतलब होता है थोड़ा ही। देखो, निसंदेह जो है वो एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। क्षण भर और अनंत जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। किए, ये, ईय या बड़ी ई वाला ये। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें अंत में लगकर इस शब्द का पूरे अर्थ ही बदलने वाला जो है शब्द वो कौन सा है जो इसमें जुड़ रहा है पीछे? तो वो जुड़ रहा है ईय, पुस्तक और ईय। तो ईय जो है इसमें प्रत्यय लगा है। तो यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों व भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। या इनमें कोई त्रुटि नहीं है। यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है वो त्रुटिपूर्ण, या कौन से शब्द का भाग जो है वो त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? ये वाला, बी, सी या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कोई त्रुटि नहीं है। देखो, कभी भी जब हमने बहुवचन का यूज कर लिया है तो वहां हम अध्यापकों नहीं करेंगे, वहां हम अध्यापक करेंगे। अनेक अध्यापक, क्योंकि अनेक जो है वो एक बहुवचन है और उसके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या ध्रुव स्वामिनी? तो देखो, कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि ये सभी के सभी जो हैं वो प्रेमचंद की रचनाएं हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति? देखो, अष्टछाप जो था वो 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी तथा चतुर्भुज दास थे। इन्होंने अपने पद और कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है, इन सभी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न हर बार। ठीक है, कि इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि हैं? तो निम्न में से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? देखो, इन विकल्पों में से जो नामवर सिंह हैं यानी ऑप्शन जो हैं वो एक जो है, उन्हें 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए, यानी इनकी जो रचना थी वो थी कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार किससे संबंधित है? ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। उसमें जो 22 भाषा हैं उनमें से किसी भाषा में रची गई रचनाओं को के लिए प्रदान किया जाता है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर या गाता। देखो, जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। तो देखो इसमें विशेषण क्या है, वह बहुत मधुर गाता है, तो मधुर शब्द जो है वो विशेषण है। और मधुर की विशेषता की मधुर कितना गा रहा है, वो गा रहा है बहुत, तो बहुत जो है वो प्रविशेषण शब्द है। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, या संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से। तो देखो, इस प्रश्न का आंसर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से संबंधित है। 22 भाषाओं में, यानी 22 भाषाओं के अंतर्गत किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए, सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो ये प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सीटेट, यूपीटेट, पैट में भी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहूंगा। इससे आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, कैसे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।